हेलो फ्रेंड, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल ईपी प्रयागराज में। और आज का हमारा विषय है बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बक्सर। इससे पहले हमने डिस्कस किया था अराइवल ऑफ यूरोपियन या यूरोपियों का भारत में आगमन, जिसमें हमने क्रम पे बातें की थी कि किस क्रम में कौन आता है और किस तरह से जो अंग्रेज़ होते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ, वो अपने आप को एस्टेब्लिश कर लेते हैं। और इसी क्रम में आज हम बात करेंगे बैटल ऑफ बक्सर और बैटल ऑफ प्लासी की, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट इवेंट हैं एस्टेब्लिश करने में ब्रिटिश पावर को भारत में। अगर ये दो वॉर ना होते तो आज ब्रिटिश पावर जो है वो एस्टेब्लिश भारत में नहीं कर पाती। तो आइए स्टार्ट करते हैं बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बक्सर। तो देखिए, जैसा आप सभी जानते हैं, हमने मुग़ल एम्पायर में भी डिस्कस किया था कि जो औरंगजेब होते हैं वो सबसे लास्ट स्ट्रॉन्ग एम्परर होते हैं मुग़ल के। और उसके बाद जो भी रूलर या शासक होते हैं वो बहुत ही वीक होते जाते हैं, और उसी वीकनेस का फ़ायदा उठा के जो अंग्रेज़ हैं वो उन्हें रॉयल फरमान मिल जाता है, वो रॉयल फरमान को इशू करा लेते हैं। ये रॉयल फरमान इशू करते हैं फारूक सियार, और ये करते हैं 1717 एडी में। ठीक है। और कुछ इस रॉयल फरमान के प्रोविज़न्स होते हैं, जैसे जो बंगाल से जो भी गुड आएगा या जाएगा, बाहर इंपोर्ट होगा या एक्सपोर्ट होगा, जो एक्सपोर्ट होगा या इंपोर्ट होगा उस वो ड्यूटी फ्री होगा। बेसिकली उस पर कोई चार्जेस नहीं देने होंगे। दूसरा क्या होगा कि इनको पावर होगी या अंग्रेज़ों को पावर होगी दस्तक इशू करने की। देखिए, कोई पोर्ट है, अगर ये पोर्ट है तो इस पोर्ट से बहुत सारी एक्टिविटी होती है, अंग्रेज़ों की भी होती है और भी यूरोपियंस है उनका होगा और इंडियंस का भी होगा। तो जो बेसिक अगर इनको ट्रेड करना है किसी को भी, तो उसकी जो अथॉरिटी होगी या जो पावर होगा कि भाई किसे ये दस्तक देते हैं, परमिट देते हैं, किसे नहीं देते हैं, उसकी सारी अथॉरिटी किसको मिल जाती है? ये मिल जाती है अंग्रेज़ों को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को। ठीक है। उसके ये इसके प्रोविज़न्स होते हैं। इसी प्रोविज़न के उससे जो इनका कॉन्फ्लिक्ट या आप कह लो कि मतभेद शुरू हो जाता है नवाब, वहाँ बंगाल के नवाब के साथ, मुर्शीद कुली खान के साथ। और ये जो होता है बेसिकली विवाद, वो होता है रेवेन्यू के लॉस को लेके। नवाब का मानना होता है कि जो ये पोर्ट पे ये एक अपना सारा जो पावर है वो अंग्रेज़ों के पास आ गया है, जिसकी वजह से जो हमारा रेवेन्यू है वो कहीं ना कहीं लॉस हो रहा है और हमें रेवेन्यू का फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है। और ये कॉन्फ्लिक्ट जो है नवाबों में चलता रहता है। इसी क्रम में जो नेक्स्ट नवाब आते हैं, जिन नवाब का नाम होता है नवाब सिराजुद्दौला, वो ऑब्जेक्ट करते हैं इस चीज़ को, रेवेन्यू लॉस को तो ऑब्जेक्ट करते ही करते हैं। उनको ये लगता है कि जो ये किला निर्माण कर रहे हैं, फोर्टिफिकेशन कर रहे हैं, और बाकी जो ये फोर्ट या फैक्ट्री एस्टेब्लिश कर रहे हैं, बना रहे हैं, उसके लिए इनको परमिशन लेना चाहिए नवाब से। तो ये क्या करते हैं, इनको इलीगल घोषित करके और इनको मना कर देते हैं। फ्रेंच को और इंग्लिश दोनों को ये ऑर्डर करते हैं कि जो आप फोर्टिफिकेशन कर रहे हैं उसे डिमोलिश करिए, उसको तोड़ दीजिए, आपको फर्दर फोर्टिफिकेशन के लिए हमसे परमिशन लेनी होगी। बट क्या होता है, जो फ्रेंच होते हैं, जो चंद्रनगर में होते हैं, वो तो इस चीज़ को कंपाइल करते हैं, मानते हैं उस बात को। लेकिन जो अंग्रेज़ होते हैं वो अपने फोर्ट को नहीं तोड़ते हैं और ना ही इनकी बात को मानते हैं, ना सुनते हैं। तो ऐसा नवाब को लगता है कि ये इनकी नवाब की स्वतंत्रता को एक चैलेंज मिल रहा है अंग्रेज़ों के द्वारा। ठीक है, उनकी सोवरेनिटी को चैलेंज कर रहे हैं ये। इसी क्रम में क्या करते हैं, ये हमला कर देते हैं अंग्रेज़ों के ऊपर। और अंग्रेज़ों के ऊपर हमला करके जो कासिम बाज़ार की फैक्ट्री होती है अंग्रेज़ों की, उसको कब्जे में ले लेते हैं। उसके बाद फोर्ट विलियम जो होता है उसको कब्जे में लेते हैं 20 जून 1756 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है, इस डेट को याद रखिए, क्योंकि इसी डेट से संबंधित एक घटना है जिसको हम लोग कहते हैं ब्लैक होल ऑफ कैलकाटा। ठीक है, तो ये समझने वाली बात है, ब्लैक होल ऑफ कैलकाटा ये घटना क्या है। तो आइए समझते हैं ब्लैक होल ऑफ कैलकाटा। तो ब्लैक होल ऑफ कैलकाटा, तो जो ये ब्लैक होल की घटना होती है, जिसे हम कहते हैं ब्लैक होल ऑफ कैलकाटा, तो इस पे आइए डिस्कस करते हैं होता क्या है ये। तो देखिए, 20 जून को जब ये नवाब जो होते हैं सिराजुद्दौला, जब ये फोर्ट विलियम जो कैलकाटा में स्थित है उस पर जब कब्जा करते हैं फोर्ट विलियम पे, तो वहाँ जो भी अंग्रेज ऑफिसर या जो कार्य कर रहे होते हैं, वो 146 अधिकारी होते हैं जो वहाँ पे कार्य कर रहे होते हैं। तो इन सभी को कैप्चर करते हैं, पकड़ते हैं और एक कमरे में बंद कर देते हैं, जो कि बहुत छोटा कमरा होता है, 18 बाई 14 फिट का। 18 इंटू 14 फिट आप अनुमान लगा सकते हैं, बहुत छोटा कमरा है। और यहाँ 146 लोगों को ही ये बंद कर देते हैं। ठीक है।
और इस कमरे में वेंटिलेशन के बहुत ज़्यादा सोर्सेज नहीं होते हैं, जैसे 2 छोटी छोटी खिड़कियाँ ही होती है जो वेंटिलेशन पे होती हैं। और जून का महीना होता है, आप समझ रहे होंगे बहुत गर्मी होती है अपने उत्तर भारत में। तो 146 में से 123 जो अंग्रेज होते हैं वो इससे उनकी मृत्यु हो जाती है, और सिर्फ जो 23 अंग्रेज हैं वो बच पाते हैं। तो ये जो घटना है जो 20 जून 1856 में होती है, इसे हम कहते हैं ब्लैक होल ऑफ कैलकाटा। तो याद रखिए, एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, और ये कॉन्सेप्चुअल जो बात है वो आपको एक्सप्लेन भी करना पड़ सकता है मेंस एग्जामिनेशन में। इसके बाद यही अगर मैं कहूँ तो ये घटना जो मुख्य घटना है जिसकी वजह से जो अंग्रेज़ों के जनरल होते हैं रॉबर्ट क्लाइव, वो बंगाल की ओर अट्रैक्ट होते हैं और बंगाल को हमला करते हैं, बंगाल पे। ठीक है, तो इस क्रम में जब फरवरी 1757 में एक हमला होता है, सॉरी यहाँ पे डेट सुधार दीजिएगा, मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ जो डेट है वो गलत है, ये 1856 नहीं है, ये 1756 है, तो प्लीज़ इसे करेक्ट कर लीजिए, मैंने भी ध्यान नहीं दिया था, तो टाइपिंग मिस्टेक है बेसिकली, आप सुधार लीजिए इसे। और उसी क्रम में फरवरी 1757 में रॉबर्ट क्लाइव जो है वो हमला करते हैं। ये हमला किस पे करते हैं? ये हमला करते हैं जो नवाब होते हैं सिराजुद्दौला, उसके कैंप में करते हैं। इस समय डेंस फॉग होता है फरवरी के महीने में, घना कोहरा जिसे कहते हैं। तो घने कोहरे का लाभ लेके और सडन एक सरप्राइज अटैक कर देते हैं, जिसके लिए नवाब तैयार नहीं होते हैं, और ये नवाब जो हैं इसमें हार जाते हैं, उनका बहुत सारा नुकसान हो जाता है, डर भी जाते हैं, और एक ट्रीटी ऑफ अलीनगर साइन करते हैं इनके साथ, अंग्रेज़ों के साथ। ठीक है, तो आइए देखते हैं ट्रीटी ऑफ अलीनगर में क्या क्या प्रोविज़न थे। तो जो भी फैक्ट्रीज़ जो इन्होंने लिया था, कब्जा कर लिया था नवाब ने, उसके बाद जो भी फोर्टिफिकेशन इन्होंने सीज कर दिए थे वो सारे सबको रिस्टोर करने के लिए प्रोविज़न होता है ट्रीटी ऑफ अलीनगर में। मतलब इनको सारे जो कुछ भी इन्होंने सीज किया था वो सब कुछ वापस करना होता है अंग्रेज़ों को। और इसके बाद नवाब जो हैं वहाँ से वापस चले जाते हैं अपने कैपिटल मुर्शिदाबाद में। ठीक है, इसके बाद एक बैटल होता है, रॉबर्ट क्लाइव यहीं पे नहीं रुकते हैं, वो आगे बढ़ते हैं और एक युद्ध होता है जिसे हम लोग कहते हैं प्लासी का युद्ध या बैटल ऑफ प्लासी। ये होता है 23 जून 1757 में, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये, क्योंकि जो भारत में जो अंग्रेज़ों का आप कह लो कि जो स्थापित हो पाते हैं उसके लिए सिर्फ 2 युद्ध जो है वो मेनली जिम्मेदार हैं, एक है प्लासी का युद्ध और दूसरा है बक्सर का युद्ध। तो ये जो प्लासी का युद्ध है ये लड़ा जाता है रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में। अब देखिए, आइए देखते हैं आर्मी के बारे में इनके डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, जो बैटल ऑफ प्लासी है ये 1757 में होता है। रॉबर्ट क्लाइव के 300 सोल्जर्स होते हैं यहाँ पे, और सिराजुद्दौला के 50,000 सोल्जर्स, और 50 फ्रेंच सैनिक जो होते हैं वो भी इनकी सहायता कर रहे होते हैं। अब ये 4 मेजर होते हैं, जैसे मेजर कैलपैट्रिक, मेजर आयरकूट, मेजर ग्रांट और कैप्टन गॉप। ये 4 डिवीज़न होते हैं जिनके हेड होते हैं, याद रखना है क्योंकि एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं। और जो नवाब होते हैं उनके 3 विंग होते हैं, लेफ़्ट विंग में होते हैं मीर जाफ़र, सेंटर विंग में होते हैं यार लतूफ़ खान, और राइट विंग में होते हैं राय दुर्लभ। तो देखिए, जो ये युद्ध है बैटल ऑफ प्लासी, अब देखिए सैन्य बल को अगर हम देखें तो लग रहा है कि ये तो युद्ध जो है सिराजुद्दौला को जीतना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जो ये युद्ध है ये जीतते हैं रॉबर्ट क्लाइव। ये युद्ध रॉबर्ट क्लाइव जीतते हैं, चौंकिए मत। ये युद्ध सिर्फ ये इसलिए जीत पाते हैं क्योंकि ये जो 3 आर्मी के जो हेड होते हैं वो कॉन्स्पिरेटर होते हैं, ये मिले होते हैं रॉबर्ट क्लाइव से। ठीक है, तो कॉन्स्पिरेटर मतलब साजिशकर्ता, जो मिल के और प्लान करते हैं कि युद्ध को कैसे लड़ना है, कैसे जीतना है। तो तो जो ये युद्ध होता है बैटल ऑफ प्लासी, ये सिर्फ एक कॉन्स्पिरेसी होती है, और कॉन्स्पिरेसी से ये युद्ध ये लोग जीत जाते हैं रॉबर्ट क्लाइव। तो आइए देख लेते हैं कि मेन जो इसके कॉन्स्पिरेटर या साजिशकर्ता होते हैं, जो उसके होते हैं नवाब की आर्मी से, वो कौन होते हैं। पहले होते हैं मीर जाफ़र, जो कि आर्मी चीफ होते हैं नवाब के। दूसरे होते हैं यार लतूफ़ खान, ये भी एक जनरल होते हैं नवाब की आर्मी से।
फिर तीसरे हैं राय दुर्लभ जो कि दीवान हैं बंगाल के, चौथे हैं सेठ ओमी चंद और पांचवें हैं जगत सेठ। ये जो दो सेठ हैं, सेठ ओमी चंद और जगत सेठ, ये दोनों फाइनेंशियल सपोर्ट यहाँ देते हैं अंग्रेज़ों को और बाकी चीज़ों को, फाइनेंशियल अवेलेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि ये युद्ध आसान हो जाता है इनके लिए। अब होता क्या है कि जब ये युद्ध शुरू होता है तो इसका जो समय होता है 8 बजे से फायरिंग शुरू हो जाती है इनकी तरफ से, नवाब की तरफ से भी और रॉबर्ट क्लाइव की तरफ से भी। लेकिन होता क्या है कि कुछ समय बाद 11 बजे के आसपास 11 AM यहाँ पे बारिश होने लगती है, बरसात होने लगती है। बरसात से जो इनके कैनन्स होते हैं या एम्यूनेशन होते हैं, जो बारूद वगैरह होता है, वो भीग जाता है। अंग्रेज क्या होते हैं, रॉबर्ट क्लाइव, ये अपने साथ त्रिपाल वगैरह लेके चल रहे होते हैं। अब त्रिपाल से ये अपने जो एम्यूनेशन है उसको बचा लेते हैं, नवाब अपने एम्यूनेशन को बचा नहीं पाते हैं। तो जब बारिश बंद होती है फिर से युद्ध होता है, तो नवाब का जो एम्यूनेशन है या तोप है वो काम नहीं करता है और क्लाइव के तोप काम करने लगते हैं, क्योंकि इन्होंने त्रिपाल से इसे ढक दिया था। तो एक तो कॉज ये हो गया। दूसरा, नवाब जो होते हैं, नवाब को इन्हीं के जो मेन कॉन्स्पिरेटर होते हैं मीर जाफ़र, ये आश्वस्त करते हैं कि देखिए ये युद्ध हम जीत जाएंगे, आप एक काम करो, आप मुर्शिदाबाद जाओ और गुड न्यूज़ या अच्छे खबर के लिए आप इंतज़ार करो। तो ये जो नवाब हैं वो मुर्शिदाबाद के लिए आगे बढ़ते हैं। उसी बीच में जो इनका बेटा होता है मीर जाफ़र का, मिरान, वो इनकी हत्या कर देता है। मिरान इनकी हत्या कर देता है और इसी तरह ये कॉन्स्पिरेसी के द्वारा ये युद्ध जीत जाते हैं। और जो नए नवाब बनते हैं बंगाल के, उनका नाम होता है मीर जाफ़र। ही बिकम द न्यू नवाब ऑफ बंगाल। अब देखिए, नवाब तो बन जाते हैं मीर जाफ़र, लेकिन मीर जाफ़र की भी खुद की कुछ समस्याएं होती हैं। अब देखिए इनकी समस्या कब शुरू होती है, जब ये नवाब बनते हैं। तो इनकी जो फर्स्ट समस्या होती है कि इनसे बहुत सारा ब्राइब्स मांगा जाता है। ब्राइब्स का मतलब है इनसे बहुत सारी रिश्वत मांगी जाती है। अब ये रिश्वत किस लिए मांगी जाती है, जो अंग्रेज़ वहाँ ऑफिसर्स रहते हैं वो इनसे हमेशा जो है कुछ ना कुछ ब्राइब्स ऑफर मांगते हैं। फिर मद्रास और बंगाल को ये होल्ड कर रहे होते हैं अंग्रेज़, तो वहाँ का जो भी एक्सपेंडिचर होता है या वहाँ पे लड़ाई में और बाकी चीज़ों में जो एक्सपेंडिचर होता है वो किससे लिया जाता है, वो बंगाल के नवाब से लिया जाता है। और इसी तरह तमाम जो खर्चे हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए वो भी नवाब से मांगा जाता है। तो इसका परिणाम ये होता है कि जो नवाब है मीर जाफ़र, इनका जो ट्रेजरी है या खजाना है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाता है और ये फर्दर जो है पैसे देने में अपने आप को असमर्थ दिखाते हैं। इसका परिणाम ये होता है कि जो अंग्रेज होते हैं वो इनके जो सन इन लॉ हैं, सन इन लॉ मीर कासिम को नया नवाब डिक्लेयर करते हैं, मीर कासिम को। लेकिन मीर कासिम क्या होता है, ये बहुत ब्रेव आदमी होता है। इसको लगता है कि देखो इस तरह तो हम इनकी जो डिमांड्स हैं, जो इनके द्वारा बार बार रिश्वत मांगी जा रही है, इसको हम पूरा नहीं कर पा सकते हैं। तो ये क्या करते हैं, एक अपनी आर्मी एस्टेब्लिश करते हैं, आर्मी पे बल देते हैं, आर्मी पे ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करते हैं। और बाद में ही ये मीर कासिम इन्वॉल्व होते हैं बैटल ऑफ बक्सर में, जिसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं बैटल ऑफ बक्सर की। तो देखिए जो बैटल ऑफ बक्सर है ये लड़ा जाता है 23 अक्टूबर 1764 में, ठीक है। और ये अंग्रेज़ों की तरफ से हेड होते हैं या जो जनरल होते हैं वो होते हैं हेक्टर मुनरो, और 3 फोर्सेस कंबाइंड होकर इसको लड़ती है। पहले होते हैं मुग़ल एम्परर शाह आलम II, दूसरे होते हैं शुजाउद्दौला और तीसरे होते हैं मीर कासिम। ये तीनों की जो फोर्सेस हैं ये कलेक्टिवली लड़ती है और हेक्टर मुनरो से, और ये जो युद्ध है ये जीतते हैं हेक्टर मुनरो, ठीक है। तो ये पहला युद्ध है जो मिलिट्री पावर या मिलिट्री एफिशिएंसी की वजह से अंग्रेज जीतते हैं, और ये पूरा टर्निंग पॉइंट होता है इनके शासन में। क्योंकि देखिए जो मुग़ल एम्परर हैं ये दिल्ली के शासक हैं तो इनको दिल्ली मिल जाता है। फिर जो शुजाउद्दौला हैं ये अवध के हैं, तो दिल्ली से लेके अवध पूरा हिस्सा। और फिर ये जो तीसरे वाले हैं नवाब बंगाल, तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मतलब एक बड़ा क्षेत्र जो है उस पर साम्राज्य स्थापित हो जाता है बक्सर के युद्ध से। तो बक्सर जो है करीब 100-125 किलोमीटर है पटना से दूर, और यहाँ पे इनके फोर्सेस के बीच लड़ाई लड़ी जाती है। अब देखिए यहाँ पे भी जो साइज़ होता है आर्मी का, ये इन तीनों का आर्मी का जो साइज़ है वो करीब बहुत ज़्यादा होता है हेक्टर मुनरो के साइज़ से। तब भी ये युद्ध क्यों हार जाते हैं,
इसका मेन वजह होता है इनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होता है। इनके बीच जो एक तालमेल होना चाहिए वो नहीं होता है। सब अपने तरीके से लड़ रहे होते हैं, अपने तरीके से पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, और इसी का परिणाम है कि जो वो हैं हेक्टर मुनरो, वो इस युद्ध को जीत जाते हैं। अब देखिए, जो सुजाऊ दौला है अपने सोल्जर्स और एलाइज के साथ तो आता है बैटल फील्ड में, लेकिन जब देखता है कि बैटल में इनका बहुत प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं होता है, तो सुजाऊ दौला दोबारा अवध की ओर कूच चला जाता है, और जो वहाँ उसके सैनिक लड़ रहे होते हैं उसको छोड़ के वो वापस चला जाता है। मीर कासिम भी देखता है कि भाई जब हम युद्ध हार रहे हैं, तो वो सुसाइड कमिट कर लेता है। सुसाइड कमिट करने से जो उसके कैम्प में बहुत सारे हीरे जवाहरात होते हैं वो अंग्रेज़ों को प्राप्त होते हैं, और बंगाल उनको मिल जाता है। उसके बाद क्या है, जो शाह आलम टू हैं, शाह आलम टू जो कि मुग़ल एम्परर हैं, ये बेसिकली लड़ रहे होते हैं, बहुत देर तक लड़ते हैं, लेकिन बाद में ये भी सरेंडर कर देते हैं, और एक ट्रीटी साइन होती है इनकी और अंग्रेज़ों के बीच, जिसे हम कहते हैं ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ये होती है 1765 में साइन, और इस ट्रीटी के तहत जो दीवानी राइट होती है 100 मिलियन एकड़ ऑफ लैंड की, वो जैसे 3 राज्य हैं 100 मिलियन एकड़ ऑफ लैंड में, बंगाल, उड़ीसा और बिहार, ये 3 राज्य जो हैं इनकी जो दीवानी राइट्स हैं ये किसको प्राप्त हो जाती है? ये प्राप्त हो जाती है ब्रिटिश को या अंग्रेज़ों को प्राप्त होती है। तो देखिए, दीवानी राइट 2 तरह के राइट होते हैं या 2 तरह के पावर होते हैं, आपको समझना पड़ेगा। जो पहला पावर होता है वो होता है निजामत पावर, निजामत, और दूसरा होता है वो होता है दीवानी। ठीक है, तो देखिए जो निजामत पावर है उसमें क्या होता है, मिलिट्री पावर रहता है, और क्रिमिनल जस्टिस ये होता है निजामत। और दीवानी में क्या होता है, रेवेन्यू कलेक्शन, मतलब जो राजस्व संग्रह होगा उसको हम रेवेन्यू कलेक्शन कहेंगे, वो किस में होता है, दीवानी में। और सिविल जस्टिस, तो रेवेन्यू और रेवेन्यू से संबंधित जो भी जस्टिस होगा या एक सिविल जस्टिस जो होता है वो मिल जाएगा अंग्रेज़ों को। तो दीवानी जब इनको प्राप्त होती है तो ये बहुत सारा जो धन है यहाँ से, मतलब भारत में ड्रेन ऑफ वेल्थ का एक कॉन्सेप्ट शुरू होता है। भारत का धन जो है विदेशों में ट्रांसफ़र होने लगता है, और इसका ये लोग व्यक्तिगत इस्तेमाल करते हैं अंग्रेज़ अधिकारी, और धीरे धीरे जो बंगाल की स्थिति है वो बहुत ख़राब होने लगती है। तो आई होप कि बक्सर और पलासी दोनों युद्ध के बारे में जो मुख्य बातें थी वो आपको क्लियर हो गई होंगी, और इसी के साथ जो है ये टॉपिक हमारा जो है समाप्त होता है। और एक जो मुख्य बात है जो इस टॉपिक के लिए है वो ये है कि जो पलासी का युद्ध था ये बेसिकली कॉन्स्पिरेसी के द्वारा ये लोग जीतते हैं, और जो बक्सर का युद्ध है वो मिलिट्री एफिशिएंसी। तो ये याद रखिए, 2 पॉइंट है जो मेंस में जब आप आंसर राइटिंग करेंगे तो ये वहाँ पे बहुत काम आएगी कि, और ये दोनों ही युद्ध अगर कलेक्टिवली देखा जाए तो ब्रिटिश जो एम्पायर एस्टेब्लिश होता है भारत में, उसके लिए ये 2 युद्ध जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो कृपया इसे लाइक करें, इसे शेयर और सब्सक्राइब